हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 5 के उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जहां पे हम फिर से बात करेंगे यूनिट नंबर 2 के लेसन नंबर 3 के एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में, जहां पर हम ये डिस्कस कर रहे थे कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है और उसको हम टैक्स के अंदर कैसे ट्रीट करते हैं। तो आज की वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड हमें सिर्फ दो कंसेप्ट के बारे में बात करनी है। पहला, अदर इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, यानी कि हम इंपॉर्टेंट प्रोविजंस के बारे में बात करेंगे रिगार्डिंग चार्जेबिलिटी ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि जो हम इनकम जनरेट करते हैं हाउस प्रॉपर्टी से तो उसको इनकम टैक्स में किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। दूसरा, हम स्टडी करेंगे सेक्शन 2022 को, जहां पे हम बात करेंगे बेसिस ऑफ चार्ज के बारे में। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836333 पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं कंसेप्ट। तो हमारे पास ये चार क्या है इंपॉर्टेंट क्लोजेस जो हमें इस कंप्लीट चैप्टर में यूज करने या फिर देखने का मौका मिलेगा। तो सम इंपॉर्टेंट क्लोजेस यूज्ड इन दिस सेक्शन एज फॉलोज। पहला क्या आता है, बिल्डिंग एंड लैंड्स अपॉर्टेनेंट देयर टू, मतलब या तो हम बात करेंगे बिल्डिंग के बारे में या फिर उसके बिलोंगिंग्स के बारे में, जिसके लिए जो हम क्लोज यूज करेंगे वो करेंगे बिल्डिंग एंड लैंड्स अपॉर्टेनेंट देयर टू। दूसरा, एनुअल वैल्यू कितनी है, यानी कि एनुअल वर्थ कितनी है उस पर्टिकुलर हाउस की, प्रॉपर्टी की, वो हम बात करेंगे। तो ये दूसरा क्लोज हमारा। तीसरा हम क्या यूज करेंगे, एक्सेसी शुड बी द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि जो एक्सेसी है यानी कि जो इनकम टैक्स पे कर रहा है, जो कहां जनरेट की गई है उस प्रॉपर्टी की हेल्प से, ठीक है, तो वो जो है ना वो ओनर होना चाहिए उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का। तो ये बनता है हमारा तीसरा क्लोज जो हमें यूज करना है। और चौथा क्या हम यूज करेंगे, एक्सेसी नॉट यूजिंग हाउस प्रॉपर्टी फॉर हिज बिजनेस और प्रोफेशन। तो जो एक्सेसी है वो अपने हाउस को या फिर अपनी प्रॉपर्टी को अपने खुद के बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि इससे उसका प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिखाई देगा। जैसे सपोज करते हैं, एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं मैं ही एक प्रोफेशन में इन्वॉल्व हूं, ठीक है, और मेरे प्रोफेशन में एक रेवेन्यू जनरेट होता है। अगर मैं वो प्रोफेशन अपनी प्रॉपर्टी में कर रहा हूं, इस बात का मतलब क्या है कि मेरा एक एक्सपेंस मुझे पे नहीं करना पड़ रहा, वो क्या, रेंट है ना। तो जैसे सपोज करते हैं कि एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं मैं 50,000 रुपए जनरेट कर रहा हूँ, 50,000 रुपीज मान लेते हैं मैंने जनरेट किया, हाइपोथेटिकल वैल्यू है, ठीक है, जनरेट कर लिया, ठीक है, और मान लेते हैं 10,000 रुपए मेरा रेंट है पर मंथ। तो जो ये मेरा रिवेन्यू कलेक्शन है और ये जो मेरा फिक्स्ड एक्सपेंस है, इसको अगर माइनस कर दूं, रेंट माइनस कर दूं, तो 50,000 में 10,000 गए, 40,000 मेरा प्रॉफिट नजर आएगा, तो मुझे इस पे टैक्स पे करना होगा। लेकिन वही समझो कि ये प्रॉपर्टी मेरी खुद की है तो भाई 10,000 रुपए देने नहीं पड़ेंगे, तो 50,000 रुपए मेरा पूरा प्रॉफिट है, तो क्या मैं इस पे टैक्स दूं, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे अपनी एक इनकम को क्या कर रहे हैं, एक एक्सपेंस को इग्नोर कर रहे हैं। अगर यही प्रॉपर्टी मैं खुद यूज ना करके किसी को रेंट पे देता तो मुझे वहां से रेंट मिलता, ठीक है, तो वो मुझे रेंटल बेनिफिट पहुंचाता। तो वही चीज है कि जब हम बिजनेस की बात करते हैं ना, अकाउंट्स की हेल्प से जब बिजनेस की बात करते हैं, तो यहाँ पे बिजनेस ओनर और जो बिजनेस है वो अलग अलग एंटिटी माने जाते हैं, यानी कि बिजनेस अलग बॉडी है और जो बिजनेसमैन है वो अलग अलग है। तो इस तरीके से जो है ना हम कहीं ना कहीं बिजनेस के अंदर काम कर रहे होते हैं। तो इसलिए ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक्सेसी नॉट यूजिंग हाउस प्रॉपर्टी फॉर हिज बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो जो एक्सेसी यानी कि जो इनकम टैक्स पे करने वाला है या फिर जो बेनिफिट है उस प्रॉपर्टी से, वो उस प्रॉपर्टी को ना तो बिजनेस के लिए यूज कर रहा है, प्रोफेशन के लिए, ठीक है, वो वहां से इनकम जनरेट करेगा, रेंटल फॉर्म में हो सकता है, फिर अलग तरह तरीके हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। अब समझते हैं अगला कंसेप्ट वो क्या है, अदर इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, यानी कि अलग अलग प्रोविजंस कौन कौन से हैं रिगार्डिंग चार्जेबिलिटी ऑफ द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो वो अलग अलग इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हमें पढ़ने हैं जो चार्जेबिलिटी को डिस्कस करते हैं ऑफ द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब वो कौन कौन से हैं, हमारे पास ये 7 है। पहला पॉइंट क्या आता है, इनकम फ्रॉम हाउस सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, यानी कि वो इनकम जो हम उस घर से कमा रहे हैं जो सिचुएटेड है आउटसाइड इंडिया, यानी कि इंडिया के बाहर में कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई एसेट हो सकती है, कोई बिल्डिंग हो सकती है जहां से हम पैसा कमा रहे हैं, तो वो उसकी हम बात करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन आते हैं। दूसरा, 2 और मोर देन 2 को-ओनर्स ऑफ एनी हाउस,
प्रॉपर्टी। इसकी बात हम करेंगे सेक्शन 26 के अकॉर्डिंग, यानी कि दो या दो से ज्यादा को ओनर्स हैं एक ही घर के या फिर एक ही प्रॉपर्टी के, तो सेक्शन 26 के अंदर हम डील करते हैं इसके अंदर। तीसरा, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम सब टेनेंट। सब टेनेंट का मतलब देखो, टेनेंट का मतलब क्या होता है, जो आपको किराया वगैरह दे रहा है, यानी कि एक पर्सन जिसने एक प्रॉपर्टी एक्वायर कर रखी है और उसके बदले में रेंट पे करता है वो, तो वही सेम चीज यहाँ पे है। तो रेंट जो रिसीव हुआ है फ्रॉम सब टेनेंट, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट क्या आता है, नेशनल इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि नेशनल इनकम क्या है उस हाउस प्रॉपर्टी। फिफ्थ, बिजनेस ऑफ लेटिंग हाउसेस। कई बार लोग जो है अपने उन्हीं घर को, अपनी प्रॉपर्टी को एक तरह से रेंट पे चढ़ाया था, यूं मान लो, लेकिन दिक्कत पता है क्या है, एक होता है फिक्स्ड रेंट, जैसे किसी को आपने अपनी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी दे दी मंथली रेंट के बेस पे, लेकिन एक होता है कि टूरिज्म पर्पस के लिए भी लोग जो है वो अपने घरों को रेंट पे देते हैं। अगर आप कभी भी टूरिज्म प्लेस पे घूमने गए हो तो वहां पे ऐसे बहुत से आपको पीजीज देखने को मिल जाएंगे या फिर बहुत से छोटे छोटे घर देखने को मिल जाएंगे जो सिर्फ लोगों को कुछ टाइम के लिए, यानी कि हो सकता है 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए स्टे के लिए दिया जाता है। वही सेम चीज यहाँ पे है, बिजनेस ऑफ लेटिंग हाउसेस, मतलब एक तरह से घरों के ऊपर ही वो पर्सन बिजनेस बना के बैठा है कि उसने अलग अलग घर ले रखे हैं, ठीक है। उसका काम ही ये है कि वो उन घर को मैनेज करता है, अपने किराएदारों को मैनेज करता है, उनकी मेंटेनेंस करवाता है, और वही उसका क्या है, मेन पर्पस है, मेन बिजनेस है। तो ये एक तरीका हो गया। तो बिजनेस ऑफ लेटिंग हाउसेस, इसको हम अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। फिर 6th पॉइंट क्या आता है, कंपोजिट और जॉइंट रेंट रिसीव्ड फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि कंपोजिट और जॉइंट रेंट हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है किससे, रिसीव फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी से। 7th, लेटिंग ऑफ मशीन, प्लांट एंड फर्नीचर अलोंग विद हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि हम यहाँ पे मशीन वगैरह कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ प्लांट हो सकता है या फिर फर्नीचर अलोंग विद द हाउस प्रॉपर्टी। तो ये कुछ 7 अलग अलग हमारे पास प्रोविजंस हैं जिसके लिए हम चार्जेबिलिटी की बात करते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। और हर एक जो पार्ट है इसमें इनकम चार्ज करने का अलग तरीका है, टैक्स चार्ज का अलग तरीका होता है। तो ये हमारे क्या हो गए 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। इसके बाद क्या आता है, अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटिंग टू ओनरशिप। ओनरशिप के अकॉर्डिंग पॉइंट कौन कौन से हैं। पहला जो पॉइंट आता है, हाउस कंस्ट्रक्टेड ऑन लैंड टेकन ऑन लीज। इस बात का मतलब ये है कि एक पर्सन ने एक लैंड जो है वो लीज पे ले रखी है, उस पर क्या बनाया है, अपना घर बना रखा है। तो एक तरह से वो उसका लैंड तो उसकी हुई नहीं, वो तो लीज पे है, सिर्फ घर क्या है, उसका है। जब उसका लीज कंप्लीट हो जाएगा तो एक तरह से उसकी घर की जो ओनरशिप है वो भी क्या हो जाएगी, चली जाएगी। दूसरा पॉइंट क्या आता है, जैसे कई बार हम क्या करते हैं, हम फ्लैट्स वगैरह लेते हैं, तो फ्लैट वगैरह भी हम किस पे लेते हैं, लीज पे ही लेते हैं, ठीक है। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का, ड्यूरेशन का हमारे पास क्या होता है, लीज होता है। दूसरा क्या आता है, ओनर ऑफ डिस्प्यूटेड हाउस प्रॉपर्टी। अगर कोई ओनर है डिस्प्यूटेड हाउस प्रॉपर्टी का, एन इंडिविजुअल रिसीविंग रेंट ऑफ अ डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी और ऑक्यूपाइंग सच प्रॉपर्टी इन द कैपेसिटी ऑफ लैंडलॉर्ड शैल बी डीम्ड टू बी द ओनर ऑफ हाउस फॉर इनकम टैक्स पर्पस। तो मान लेते हैं कि एक पर्सन जो है वो ओनर है एक डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी का, या तो ओनर के बेस पे या ओनर खुद, तो उस टाइम पे वो ओनर जो भी इनकम, जो भी पैसा कमाएगा उस पर्टिकुलर डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी से, तो वही इनकम टैक्स भरेगा। सपोज करते हैं एक पर्सन है राम, एक पर्सन है श्याम, ठीक है। दोनों के पास एक प्रॉपर्टी है और दोनों जो है वो डिस्प्यूट में कि प्रॉपर्टी किसकी है, ठीक है। भाई श्याम बोल रहा है ये प्रॉपर्टी तो मेरे पापा की थी तो इस पे हक मेरा होना चाहिए, वो बोल रहा है मेरे फादर की थी तो मेरा हक होना चाहिए। तो भाई दोनों आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन जो राम है वो उस प्रॉपर्टी का भी बेनिफिट ले रहा है। तो जो टैक्स है उस इनकम से आने वाले पे वो भी कौन भरेगा, राम ही भरेगा, ठीक है, जब तक कि वो मामला सेटल नहीं किया जाता कोर्ट के अकॉर्डिंग। तो वही सेम चीज यहाँ पे है कि अगर कोई ओनर है डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी का और वही लैंडलॉर्ड या फिर जो मालिक है वो बन के क्या कर रहा है, किराया वगैरह ले रहा है, तो वही जो है इनकम टैक्स के लिए लायबल है, वही इनकम टैक्स पे भी करेगा। तो ये यहाँ पे चीज लिखी हुई है। तो सच प्रॉपर्टी इन कैपेसिटी ऑफ लैंडलॉर्ड शैल बी डीम्ड टू बी द ओनर ऑफ हाउस फॉर इनकम टैक्स पर्पसेस एंड द इनकम ऑफ दैट हाउस विल आल्सो बी इंक्लूडेड इन हिज इनकम। यानी कि जब उसकी टोटल इनकम देखेंगे तो उसमें उस हाउस की इनकम, यानी कि वो जो भी इनकम, रेंटल इनकम वगैरह जनरेट कर रहा है वो भी उसमें ट्रीट किया जाएगा। इसके बाद अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, जहां पे हम बात करने वाले हैं बेसिस ऑफ चार्ज सेक्शन 2020 और सेक्शन 2022। अब ये देखते हैं कौन सा है हमारे पास यहाँ पे।
तो हमारे पास ये कुछ 3 पॉइंट है जो हमें इसमें स्टडी करने हैं बेसिक ऑफ चार्ज के अंदर। प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग। अब जो प्रॉपर्टी है वो कोई बिल्डिंग हो सकती है, ध्यान रखना बिल्डिंग का मतलब क्या होता है, पक्का मकान जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, जिसमें ईंट सीमेंट ये सब लगाए हुए हैं उसे बिल्डिंग बोलते हैं। और लैंड अपर्टेनेंट मींस लैंड कनेक्टेड विद बिल्डिंग लाइक गार्डन गैरेज एटसेट्रा। तो जब हम एक प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो वहां पे हम बिल्डिंग तो काउंट करेगी और साथ में लैंड अपर्टेनेंट, जिसके लिए हमने क्या बोला था कि ये बिलोंगिंग्स होते हैं उस बिल्डिंग के साथ। फॉर एग्जांपल कि मान लेते हैं जैसे पे यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि गार्डन है वो हम यूज कर रहे हैं एज अ फैसिलिटी, गैरेज है वो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सब जो है कहीं ना कहीं इसमें काउंट किया जाएगा। दूसरा हमारे पास क्या आएगा, एसएससी मस्ट बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। जो पॉइंट मैंने आपको इस क्लोज में भी समझाया था कि एसएससी जो है ना, यानी कि वो पर्सन जो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से बेनिफिट ले रहा है, किस चीज का, इनकम जनरेट कर रहा है, तो वो पर्सन जो है ना वो ओनर होना चाहिए उस प्रॉपर्टी का। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारे पास यहाँ पे। इसके बाद इसमें कुछ नोट है, नोट में क्या है, एसएससी नीड नॉट टू बी रजिस्टर्ड ओनर। हो सकता है वो रजिस्टर्ड ओनर ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि भाई प्रॉपर्टी किसी के दादा के नाम पर रजिस्टर्ड थी, ठीक है, वो अब नहीं रहे, ठीक है, उसका उनके बेटे या फिर उनके पोते वगैरह जो भी हैं, उनके एंसेस्ट्रल जनरेशन जो भी है, वो उस प्रॉपर्टी का बेनिफिट ले रहे हैं, वहां से रेंट इकट्ठा कर रहे हैं। तो इस बात का मतलब ये है कि रजिस्ट्री जरूरी नहीं उस पर्सन के नाम पे ही हो, लेकिन वो फिर भी ओनर कहलाएगा, क्योंकि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी तो उसने ट्रांसफर ना करवाई अपने नाम पे, लेकिन है तो उन्हीं की। तो वही चीज यहाँ पे है। तो एसएससी नीड नॉट टू बी अ रजिस्टर्ड ओनर, जरूरी नहीं कि वो रजिस्टर्ड ओनर हो, लेकिन वो फिर भी उस इनकम पे इनकम टैक्स भरेगा। दूसरा क्या आता है यहाँ पे, ओनरशिप इंक्लूड्स बोथ लीज होल्ड। जो ओनरशिप है उसमें लीज होल्ड प्रॉपर्टी भी आएगी और फ्री होल्ड राइट्स भी आएंगे। फ्री होल्ड यानी कि पूरा मालिकाना हक, लीज होल्ड यानी कि लीज पे ले रखी है। एंड ऑल्सो इंक्लूड्स डीम्ड ओनरशिप, यहाँ पे ओनरशिप आएगी, डीम्ड ओनरशिप। सेक्शन 27 में हम इसे डील करते हैं। सी पॉइंट क्या है, एक्सेसी मस्ट बी ओनर ऑफ प्रॉपर्टी ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। वो प्रीवियस ईयर में भी उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का ओनर होना चाहिए। इट इज नॉट मटेरियल वेदर ही इज द ओनर इन एक्सेसमेंट ईयर। तो ये मटेरियल नहीं रहेगा कि वो सिर्फ एक्सेसमेंट ईयर में क्या है, ओनर है। क्योंकि मैंने आपको एक चीज समझाई थी जब मैं आपको इनकम टैक्स पढ़ाना शुरू कर रहा था, जिनको याद नहीं आप याद दिलाता हूं, प्रीवियस ईयर और एक्सेसमेंट ईयर दो अलग अलग कंसेप्ट्स होते हैं। इसलिए यहाँ पे इसने बोला कि जो ओनरशिप है ना वो प्रीवियस ईयर में उसके पास होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं बात कर रहा हूं कि मैं टैक्स भरूंगा अब अपने 25-26 के लिए, 25-26 में अगर मैं टैक्स भर रहा हूं तो मैं टैक्स कब भर रहा हूं, तो वो मेरे लिए क्या हो गया, एक तरह से एक्सेसमेंट ईयर जब मैं टैक्स भरने वाला हूं। लेकिन वो टैक्स जो है वो उसकी इनकम कब जनरेट हुई थी, 24-25 के फाइनेंशियल ईयर में। तो भाई वो पिछले साल भी, इसलिए यहाँ पे बोला गया इस पॉइंट में कि वो पिछले साल भी उसके पास मालिकाना हक होना चाहिए, ओनरशिप होनी चाहिए उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की, क्योंकि तभी तो उसने वहां से बेनिफिट लिया है और तभी वो उसकी इनकम में आएगा। और जब 24-25 में वो इनकम जनरेट करेगा उस पर्टिकुलर हाउस प्रॉपर्टी से, तब भी तो 25-26 में टैक्स भरेगा। जब 24-25 में उसको ओनरशिप ही नहीं है, वो इनकम ही जनरेट नहीं कर पाए, तो 25-26 में वो उस हाउस की ओनरशिप को लेके टैक्स क्यों भरे। तो इसलिए यहाँ पे ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि वही देखो, एक्सेसी मस्ट बी ओनर ऑफ प्रॉपर्टी ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। तो इट इज नॉट मटेरियल, क्योंकि ये मटेरियल रहेगा ही नहीं वेदर ही इज नॉट ओनर ऑफ एक्सेसमेंट ईयर, ठीक है, प्रॉपर्टी ही इज नॉट ओनर ऑफ एक्सेसमेंट ईयर। तो इसलिए जो है ना ये कंसेप्ट काफी हमारे पास इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाता है। इसके बाद डी पॉइंट क्या आता है, इफ द टाइटल ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी इज अंडर डिस्प्यूट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। अगर मान लेते हैं जो टाइटल ऑफ ओनरशिप है एक प्रॉपर्टी की, वो कोर्ट के अंदर डिस्प्यूट में चल रही है, द डिसीजन एज टू हु विल बी द ओनर चार्जेबल टू इनकम टैक्स। मतलब अब यहाँ पे डिसीजन ये लेना है कि हु विल बी द ओनर, तो वो क्या होगा, चार्जेबल होगा टू इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 2022। कब तक, सेक्शन 22 तक। विल बी ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लेके टिल द कोर्ट गिव्स इट डिसीजन, जब तक कि कोर्ट अपना डिसीजन ना दे, टू शूट फाइल्ड इन द रिस्पेक्ट ऑफ सच प्रॉपर्टी।
ठीक है, तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो भी उस टाइम पे उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से इनकम जनरेट कर रहा है वो इनकम टैक्स भरेगा, जब तक भरना पड़ेगा जब तक वो मामला सेटल नहीं हो जाता कोर्ट के जरिए। तो ये पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट था। तीसरा और आखिरी पॉइंट क्या है, ओनर में नॉट बी यूटिलाइज प्रॉपर्टी टू फर्दर हिज ओन बिजनेस और प्रोफेशन। जो ओनर है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का वो कभी भी अपनी उस प्रॉपर्टी को बिजनेस के लिए और प्रोफेशन के लिए यूटिलाइज नहीं करेगा। द प्रॉफिट्स फ्रॉम विच आर सब्जेक्ट टू टैक्सेशन, क्योंकि जो प्रॉफिट है फिर वहां से जो आ रहा है वो भी टैक्सेशन में काउंट किया जाएगा, यानी कि वो प्रॉफिट भी उसके टैक्सेशन का पॉइंट यहाँ पे बनेगा। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो उसने एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट किया हुआ ना उस रूम रेंट उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को यूज करके अपने, वो भी टैक्सेशन का पार्ट जरूर बनता है। वही चीज मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले एग्जांपल देके समझाया भी था। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है। ठीक है, जहां पे हमने आज बात की कि टैक्सेशन के अलग अलग क्लोजेस कौन कौन से होते हैं और कैसे हम जब अलग अलग तरह से इनकम फॉर्म अलग तरह की इनकम फॉर्म में जनरेट करते हैं प्रॉपर्टी से इनकम, तो उसे कैसे कैसे ट्रीट किया जाता है, उसे कुछ खास पॉइंटों के बारे में बात किया। इसके अलावा सेक्शन 22 जहां पे हम बात करते हैं बेसिस ऑफ चार्ज, वो मैं डिस्कस किया। ठीक है, अभी भी बहुत कुछ डिस्कस करना बाकी है इस चैप्टर के अंदर। हम न्यू टैक्स रिजीम भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो सब हम कंप्लीट करेंगे आने वाले टॉपिक्स के अंदर। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक के सारे टॉपिक्स समझ में आ रहे हैं। फिर भी कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी रह जाए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उन क्वेरीज को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। ठीक है, अब इसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से नोट्स के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप के नोट्स भी ले सकते हैं। अब इसको जो उतारना है वो उतार लें।